नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान के भाग 4 राज्य सरकार की। पिछले वीडियो में बात की थी हमने राज्य विधानमंडल के पहले भाग की, पहले पार्ट की, और इस वीडियो में बात करेंगे हम राज्य विधानमंडल के दूसरे भाग की। पहले वीडियो में बात की थी हमने राज्य विधानमंडल के पदाधिकारियों के बारे में, और इस वीडियो में बात करेंगे हम राज्य विधानमंडल के सत्र के बारे में। ठीक, बात करते हैं राज्य विधानमंडल के सत्र की। बात करते हैं सबसे पहले आहूत करना। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को राज्यपाल समय समय पर बैठक का बुलावा भेजता है। आहूत करने का मतलब ये होता है कि भैया बैठक के लिए उनको आमंत्रित करना, बुलाना। दोनों सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। राज्य विधानमंडल को वर्ष में कम से कम 2 बार मिलना चाहिए। ठीक, एक सत्र में विधानमंडल की कई बैठकें हो सकती हैं। बात करते हैं स्थगन की। बैठक को किसी समय विशेष के लिए स्थगित भी किया जा सकता है। यह समय घंटों, दिनों या हफ्तों का भी हो सकता है। अनिश्चित काल स्थगन का मतलब है कि चालू सत्र को अनिश्चित काल तक के लिए समाप्त कर देना। इन दोनों तरह के स्थगन का अधिकार सदन के पीठासीन अधिकारी को है, जिसकी हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। बात करते हैं सत्रावसान। पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष या सभापति। ठीक, विधानसभा है तो अध्यक्ष, विधान परिषद है तो सभापति। कार्य संपन्न होने पर सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगन की घोषणा करते हैं। इसके कुछ दिन बाद राष्ट्रपति सत्रावसान की अधिसूचना जारी करता है। ठीक, हालांकि सत्र के बीच में भी राज्यपाल सत्रावसान की घोषणा कर सकता है। स्थगन के विपरीत सत्रावसान सदन के सत्र को समाप्त करता है। बात करते हैं विघटन की। एक स्थायी सदन होने के नाते विधान परिषद कभी विघटित नहीं हो सकती। सिर्फ विधानसभा ही विघटित हो सकती है। सत्रावसान के विपरीत विघटन से वर्तमान सदन का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और आम चुनाव के बाद नए सदन का गठन होता है। विधानसभा के विघटित होने पर विधेयकों के खारिज होने को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे विधानसभा में लंबित विधेयक समाप्त हो जाते हैं, चाहे मूल रूप से यह विधानसभा द्वारा प्रारंभ किया गया हो या फिर इसे विधान परिषद द्वारा भेजा गया। दूसरा, विधानसभा द्वारा पारित विधेयक लेकिन विधान परिषद में है। ठीक, तीसरा, ऐसा विधेयक जो विधान परिषद में लंबित हो लेकिन विधानसभा द्वारा पारित ना हो को खारिज नहीं किया जा सकता। चौथा, ऐसा विधेयक जो विधानसभा द्वारा पारित हो या दोनों सदनों द्वारा पारित हो लेकिन राज्यपाल या राष्ट्रपति की स्वीकृति के कारण रुका हुआ हो को खारिज नहीं किया जा सकता। पांचवा, ऐसा विधेयक जो विधानसभा द्वारा पारित हो या दोनों सदनों द्वारा पारित हो लेकिन राष्ट्रपति द्वारा सदन के पास पुनर्विचार हेतु लौटाया गया हो, समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक, अब बात करते हैं कोरम की, यानी गणपूर्ति की। किसी भी कार्य को करने के लिए उपस्थित सदस्यों की एक न्यूनतम संख्या को कोरम कहते हैं। ठीक, मान लीजिए कि हमारे पास 100 सदस्य हैं। ठीक, हमें कार्यवाही शुरू करने के लिए 10 सदस्यों की आवश्यकता है, तो उन 10 सदस्यों को कहा जाएगा कोरम, गणपूर्ति। यह सदन में 10 सदस्य या कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है पीठासीन अधिकारी के साथ। इनमें से भी जो ज्यादा हो, ठीक, यदि सदन की बैठक के दौरान कोरम ना हो, ठीक, गणपूर्ति नहीं हो पा रही, तो यह पीठासीन अधिकारी का कर्तव्य है कि सदन को स्थगित करे या कोरम पूरा होने तक सदन को स्थगित रखे। ठीक, बात करते हैं सदन में मतदान की। किसी भी सदन की बैठक में सभी मामलों को उपस्थित सदस्यों के
बहुमत के आधार पर तय किया जाता है। इसमें पीठासीन अधिकारी का जो मत है वो सम्मिलित नहीं किया जाता। जैसे विधानसभा में आपका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद में सभापति, उपसभापति। केवल कुछ मामले जिन्हें विशेष रूप से संविधान में तय किया गया है, जैसे विधानसभा अध्यक्ष को हटाना, विधान परिषद के सभापति को हटाना, इनमें सामान्य बहुमत की बजाय विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। पीठासीन अधिकारी पहले मामले में मत नहीं दे सकता, वोट नहीं कर सकता, लेकिन यदि वोट बराबर पड़े, दोनों की स्थिति बराबर हो, तो उसे निर्णायक मत देने का अधिकार है। ठीक, अब बात करते हैं विधानमंडल में भाषा की। संविधान विधानमंडल के कामकाज संपन्न कराने के लिए कार्यालयी भाषा या उस राज्य के लिए हिंदी अथवा अंग्रेजी की घोषणा करता है। हालांकि पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है कि भैया आपकी जो कोई भी भाषा हो, आप अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित कर सकते हैं। ठीक, इसकी अनुमति कौन देगा? इसकी अनुमति देगा आपका पीठासीन अधिकारी, चाहे वो सभापति हो, उपसभापति हो, विधानसभा अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो। ठीक, अब बात करते हैं मंत्रियों एवं महाधिवक्ता के अधिकारों की। सदन का सदस्य होने के नाते प्रत्येक मंत्री एवं महाधिवक्ता को यह अधिकार है कि वह सदन की कार्यवाही में भाग ले, बोले एवं सदन से संबंधित समिति जिसके लिए वह सदस्य के रूप में नामित है, वोट देने के अधिकार के बिना भी भाग ले। ठीक, संविधान के इस उपबंध के लिए दो कारण हैं। पहला, एक मंत्री उस सदन की कार्यवाही में भी भाग ले सकता है जिसका वह सदस्य नहीं है। ठीक, दूसरा, एक मंत्री जो सदन का सदस्य नहीं है, दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ठीक, अब बात करते हैं विधानमंडल में विधायी प्रक्रिया की। अभी बात की हमने विधानमंडल के सत्र की, अब बात करते हैं विधानमंडल में विधायी प्रक्रिया की। बात करते हैं साधारण विधेयक की। विधेयक का प्रारंभिक सदन, एक साधारण विधेयक विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकता है। ठीक, ऐसा कोई भी विधेयक या तो मंत्री द्वारा या किसी अन्य सदस्य द्वारा स्थापित किया जा सकता है। विधेयक प्रारंभ में 3 स्तरों से गुजरता है। पहला, प्रथम पाठन, द्वितीय पाठन, तृतीय पाठन। ठीक, प्रारंभिक सदन से विधेयक के पारित होने के बाद इसे दूसरे सदन में विचार के लिए और पारित करने के लिए भेजा जाता है। जब विधानमंडल के दोनों सदन इसे इसके मूल रूप में या संशोधित करके पारित कर देते हैं तो इसे पारित माना जाता है। एक सदनीय व्यवस्था वाले विधानमंडल में इसे पारित कर सीधे राज्यपाल के लिए स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। मान लो किसी राज्य में एक सदन है। ठीक, एक सदन में कोई बिल आया, वो पारित हो गया। ठीक, तो फिर उसको उठाकर सीधे राज्यपाल के पास भेज देंगे। ठीक, यदि 2 सदन है तो भैया पहले विधानसभा में पारित होगा, फिर भेजा जाएगा उसको विधान परिषद में, विधान परिषद से पास होने के बाद वो बिल भेजा जाएगा राज्यपाल की स्वीकृति के लिए। ठीक, अब बात करते हैं दूसरे सदन में विधेयक की। दूसरे सदन में भी विधेयक उन 3 स्तरों से गुजरता है जिन्हें प्रथम पाठन, द्वितीय पाठन एवं तृतीय पाठन कहा जाता है। ठीक, जब कोई विधेयक विधानसभा से पारित होने के बाद विधान परिषद में भेजा जाता है तो वहां 3 विकल्प होते हैं। पहला, इसे उसी रूप में पारित कर दिया जाए। दूसरा, कुछ संशोधनों के बाद पारित कर विचार के लिए इसे विधानसभा भेज दिया जाए। तीसरा, विधेयक को अस्वीकृत कर दिया जाए, मना कर दिया जाए। चौथा, इस पर कोई कार्यवाही ना की जाए और विधेयक को लंबित रखा जाए। ठीक, यदि परिषद बिना संशोधन के विधेयक को पारित कर दे या विधानसभा उसके संशोधनों को मान ले तो विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है, जिसे
राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त यदि विधानसभा परिषद के सुझावों को अस्वीकृत कर दे या परिषद ही विधेयक को अस्वीकृत कर दे या परिषद 3 महीने तक कोई कार्यवाही ना करे, तब विधानसभा फिर से इसे पारित कर परिषद को भेज सकती है। यदि परिषद दोबारा विधेयक को अस्वीकृत कर दे या उसे उन संशोधनों के साथ पारित कर दे जो विधानसभा को अस्वीकार हो या 1 माह के भीतर पास ना करे, तब इसे दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है, क्योंकि विधानसभा ने इसे दूसरी बार पारित कर दिया। अब बात करते हैं राज्यपाल की स्वीकृति की। विधानसभा या द्विसदनीय व्यवस्था में दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद प्रत्येक विधेयक राज्यपाल के समक्ष स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं। पहला, वह विधेयक को स्वीकृति प्रदान करे। दूसरा, वह विधेयक को अपनी स्वीकृति देने से रोक के रखे। ठीक। तीसरा, वह सदन या सदनों के पास विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज दे या राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को रोक ले या सुरक्षित रख ले। यदि राज्यपाल विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दे तो वह विधेयक फिर अधिनियम बन जाएगा। ठीक। और यह संविधि की पुस्तक में दर्ज हो जाता है, मतलब उनकी नियम वाली पुस्तकों में दर्ज हो जाता है। यदि राज्यपाल विधेयक को रोक लेता है तो विधेयक समाप्त हो जाता है। ठीक। और अधिनियम नहीं बनता। यदि राज्यपाल विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजता है और दोबारा सदन या सदनों द्वारा इसे पारित कर दिया जाता है एवं पुनः राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, तो राज्यपाल को उसे मंजूरी देना अनिवार्य हो जाता है। इस तरह राज्यपाल के पास वैकल्पिक वीटो होता है। यही स्थिति केंद्रीय स्तर पर भी होती है। ठीक। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की स्वीकृति की। यदि कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखा जाता है तो राष्ट्रपति या तो अपनी स्वीकृति दे देता है, ठीक, या उसे रोक सकते हैं या विधानमंडल के सदन या सदनों को पुनर्विचार हेतु भेज सकते हैं। 6 महीने के भीतर इस विधेयक पर पुनर्विचार आवश्यक है। यदि विधेयक को उसके मूल रूप या संशोधित कर दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रपति इस विधेयक को मंजूरी दे या ना दे। अब बात करते हैं धन विधेयक की। संविधान में राज्य विधानमंडल द्वारा धन विधेयक को पारित करने के लिए विशेष प्रक्रिया निहित है, जो कि निम्नलिखित है। धन विधेयक विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता। यह केवल विधानसभा में ही राज्यपाल की सिफारिश के बाद पेश किया जा सकता है। ठीक। इस तरह का कोई भी विधेयक सरकारी विधेयक होता है जो सिर्फ एक मंत्री द्वारा स्थापित किया जा सकता है। विधानसभा द्वारा पारित होने के बाद एक धन विधेयक को विधान परिषद के विचार के लिए भेजा जाता है। विधान परिषद के पास धन विधेयक के संबंध में बहुत ही कम शक्तियां हैं। वह ना तो इसे अस्वीकार कर सकती है, ना ही इसमें संशोधन कर सकती है। ठीक। क्योंकि भैया ये बिल जो है सीधा राज्यपाल के पास पहले गया था, उसके बाद ही विधानसभा में आया है। ठीक। वह केवल सिफारिश कर सकती है कि भैया आप एक काम करो, बिल में थोड़ा सा आप चेंज अगर कर सकते हो तो कर दो, और 14 दिनों में विधेयक को लौटाना भी आवश्यक है। विधानसभा इसके सुझावों को स्वीकार भी कर सकती है और अस्वीकार भी। यदि विधानसभा किसी सिफारिश को मान लेती है तो विधेयक पारित मान लिया जाता है। यदि वह कोई सिफारिश नहीं मानती तब भी इसे मूल रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। ठीक। इसमें चलेगी किसकी? विधानसभा की। यदि विधान परिषद 14 दिनों के भीतर विधानसभा को विधेयक ना लौटाए, धन विधेयक ना लौटाए, तो इसे दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। ठीक। इस तरह एक धन विधेयक के मामले में विधान परिषद के मुकाबले
विधानसभा को ज्यादा अधिकार प्राप्त होते हैं। विधान परिषद इस विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक अपने पास रख सकती है, ठीक, और ना ही इसमें संशोधन कर सकती है, केवल सिफारिश कर सकती है कि भैया आप एक काम करो, इसमें यदि आप ऐसा कर सकते हो तो कर दो, ठीक। तो आज का वीडियो हम करते हैं यही समाप्त। अगले वीडियो में बात करेंगे हम अगले पार्ट की, अगले भाग की। थैंक यू।